हेलो, आई होप सारे बहुत शानदार हो गए, एज फिट एज मी। इसे सीखे जो एग्जामिनेशन है जिसके रिगार्डिंग हमने ये बैच शुरू किया था विद इन 45 डेज फॉर फुल सिलेबस। उसमें मैं आपको 4 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ। हमने कर लिया है क्या, नंबर सीरीज से शुरू किया था, अजम्पशन किया है, कैलेंडर कर लिया और क्लॉक कर लिया। और आज मैंने आपके लिए प्लान बनाया है एक बहुत ही शानदार चैप्टर का, और वो कौन सा है, डाइस एंड क्यूब का। कोशिश तो मैं करूँगा कि नेक्स्ट 45 मिनट्स में इसको फुल्ली कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता हो तो नेक्स्ट क्लास अपन फिर से करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, अपन कर लेंगे उसमें। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जो मेरी एसएससी वाली वीडियोस डलती है, इसके अलावा बैंकिंग का मैं चला रहा हूँ, और जो सीसेट वाला मेरा ऑफलाइन वाला मैं वो डालते रहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो ईयर वाइज है उसके। आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं मेरे, बट वो शेयर नहीं करते अपने दोस्तों तक। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको पसंद आ रहा हो, ठीक लग रहा हो मेरा ये मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें उसको, ठीक है, ताकि एक बूस्टअप मिलता रहे। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना था, और बेसिकली मैं वही बोलना चाह रहा था कि लास्ट 20 डेज में, जब से मैंने ये 20 डेज़ नहीं, लास्ट 12 डेज में जब से मैंने बैंकिंग का और ये उसकी शुरुआत की थी, उसके पहले मेरे पास थे 35 सब्सक्राइबर। क्योंकि मैं नॉर्मली जब से ये बैच स्टार्ट हुआ विद इन 10 डेज़ मैं 200 के आसपास मेरी रीच बन गई है, 230 के आसपास बन गई है। सो बिग थैंक यू, मेरे लिए ये माइलस्टोन है अभी तो इनिशियल स्टेज में। सो बहुत 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 शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको और शेयर करेंगे, और जो भी देख रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डाइस एंड क्यूब होता क्या क्या है और क्या पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डाइस एंड क्यूब में अगर मैं बात करूँ किसकी, डाइस की, तो डाइस में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है, डाइस में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस पे पूछा जाएगा, बेस्ड अपोजिट पे, ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में हमेशा किस पे पूछा जाता है, स्मॉलर क्यूब्स पे, ठीक है। किस पे, स्मॉलर क्यूब्स पे। तो हम पहले शुरुआत किससे करने वाले हैं, डाइस से शुरू करेंगे। डाइस के बेसिक्स को समझेंगे, कितने पैटर्न का होता है, क्या क्या होता है आपको पता है। मैं पहले माइंड मैप ही बनाता हूँ, तो फर्स्ट पेज पे मैं बेसिकली भी माइंड मैप बनाने वाला हूँ, और उसमें सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, किससे रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड। तो चलिए, अगर मैं डाइस की बात करूँ, और चूँकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ फिगर बनाने में, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो ये डाइस है। अगर आप किसी रूम में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो डाइस का शेप उसको मान लीजिए फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर सारे ही साइड्स को इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। आई नो आपके रूम के सारे साइड्स सारे जो फेसेस हैं वो इक्वल नहीं हो, बट तो समटाइम्स कंसीडर कर लीजिए। 6 के 6 तो होते ही हैं, अप डाउन बैक फ्रंट राइट लेफ्ट, 6 तो होते ही, ठीक। चलो अच्छा, ये जो डाइस होता है इसमें हमसे पूछा क्या क्या जाता है, ये क्या क्या पैटर्न होता है। फर्स्ट पैटर्न जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पे, आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा क्लोज्ड डाइस पे। और सेकेंड पार्ट होगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पे, ओपन डाइस पे, ठीक है। अच्छा, इस क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इनफैक्ट जो डाइस हमारे सामने है वो क्लोज्ड डाइस है, और ओपन डाइस का एक छोटा सा शेप मैं आपके लिए ऐसा बना देता हूँ। ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर कुछ कन्फिग्रेशन, इधर कुछ कन्फिग्रेशन, और मान लेते हैं इधर ऐसा कन्फिग्रेशन। ये मैंने क्यों बनाया है, 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 पार्ट बनाए थे तो 6 बनाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डाइस के फेसेस कितने होते हैं, 6। तो ये आपका क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस, ठीक है। अब बात रही कि पहले किसको देखें, तो ऑफकोर्स पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, क्लोज्ड डाइस को। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड डाइस हमारे लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आता है, VVI पार्ट है। तो आते हैं अपन पहले क्लोज्ड पे। अब देखो, मैंने पहले आपको डाइस और क्यूब बताया, डाइस और क्यूब में से डाइस के अंदर 2 बता दिए, क्लोज्ड और ओपन, और अब हम चलने वाले हैं किस पे, क्लोज्ड डाइस पे। चलो तो चलते हैं क्लोज्ड डाइस। अच्छा, क्लोज्ड डाइस मैंने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बनाया था, इसी को बोलते हैं एंड दैट इज़ योर क्लोज्ड डाइस।
क्लियर? ओके। चलिए, अब इस क्लोज्ड डाइस में मैं आपके सामने फिलहाल 3 डिफरेंट क्लोज्ड डाइस बनाने वाला हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। अच्छा सुनो, मैं चाहता तो पीपीटी बना के ले आता, मुझे पढ़ाने में बड़ी आसानी हो जाती, लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि जब मैं लिख के पढ़ाता हूँ उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि उनके सामने कन्फिग्रेशन बन रहा होता है। दैट्स वाई आई एम प्रेफरिंग दिस वे ऑफ टीचिंग, अदरवाइज पीपीटी वाला मेरे लिए भी आसान होगा। ठीक है, चलो। अच्छा समझो, मैंने अगर इसमें ऐसा पुट कर दिया 2 3 4, इसमें पुट कर दिया 4 5 6 और इसमें पुट कर दिया A B और C। अब आप बोलोगे सर है तो डाइस ही तीनों, क्या बता रहे हो आप? इसमें ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। तो हमने जो इधर देखा था, क्या देखा था? क्लोज डाइस। ये जो क्लोज डाइस होता है ना, इसको बुक्स में या कई टीचर्स 2 डिफरेंट नेम में भी कर लेते हैं। क्या होता है, एक बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक को क्या बोला जाता है, जनरल डाइस। इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम चेक करने वाले हैं। स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं और जनरल किसको, बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये एक ऐसा डाइस है जिसके मैंने 2 किसी भी सरफेस को ऐड कर दिया, 2 + 3 3 + 4 2 + 4, इसमें ये इक्वल टू 7, ये 5 और ये 6। अच्छा, इसमें मैंने ऐड कर दिया 4 + 5 9, 5 + 6 11 एंड 4 + 6 इक्वल टू 10। इसमें मैं ऐड ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहीं पे कन्फिग्रेशन आ जाता है। क्या, अगर मैं बात करूं कि किसी भी 2 सरफेस को ऐड करने पे अगर 7 आ जाता हो, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डाइस का नाम बुक में अगर आप देखोगे तो क्या मेंशन किया जाता है, जनरल। अगर किसी भी 2 साइड्स को ऐड करने पे 7 नहीं आता हो तो इस डाइस का नाम क्या मेंशन किया जाता है, स्टैंडर्ड। और जहाँ पर कुछ ऐसा गिवन हो जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं हो तो उस डाइस को भी किसके अंदर पुट किया जाता है, जनरल के अंदर। अब इसमें हो सकता है नाम आपके दिमाग में या मेरे कहने में बोलने में कुछ मिसमैच हो सकता हो, ये स्टैंडर्ड जनरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, एक ऐसे डाइस का कन्फिग्रेशन आपके सामने आएगा जिसके किसी भी 2 सरफेस यानी कि पेयर ऑफ सरफेस को ऐड करने पे 7 हो जाता हो तो एक डिफरेंट डाइस जनरेट होता है, और अगर नहीं होता हो तो डिफरेंट। बेटा ये जो डाइस है ना जिसके सामने किसी का भी एडिशन इक्वल टू नॉट 7 है, ये बहुत सिंपल डाइस है, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हम इसको यहीं समझ के यहीं छोड़ देंगे और आगे पढ़ेंगे क्या, जनरल डाइस। समझ आ रही बात? ठीक है, इसमें क्या करेंगे। अच्छा, जब इसमें किसी भी 2 नेबर्स का एडिशन अगर 7 ना हो, इसका मतलब 2 अपोजिट का एडिशन 7 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला, इधर लिख दो, क्या लिख देते हैं, मैंने बोला कि अगर किसी भी 2 नेबर को ऐड करने पर इक्वल टू 7 ना हो, इसका मतलब 2 जो अपोजिट होगा उसका एडिशन हमेशा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। इतना सिंपल होता है। कि आपको लगता है कि एसएससी इतना सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछेगी? एसएससी का कट ऑफ आ ही जाता है, मार्किंग बढ़ गई है, लेकिन दुनिया हिला देती है, क्वेश्चन आपको सही मिलते हैं। अच्छा, मुझे याद आ रहा है, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, नाम है सचिन यादव, एंड ये 2012-13 की स्टोरी है। और मैं तब रहता था दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप में से किसी को पता होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पटेल चेस्ट है उसके बगल में है क्रिश्चियन कॉलोनी, और मैं क्रिश्चियन कॉलोनी में रहा करता था। अपनी ज़िंदगी माशाल्लाह एकदम शानदार चल रही थी पढ़ाई छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम
सुबह 9 बजे उठ जाते थे बहुत जल्दी और लाइब्रेरी चले जाते थे। DUI लाइब्रेरी का था अपने पास वो एक्सेसिबिलिटी, तो लाइब्रेरी चले जाते थे 10 बजे के आसपास, फिर 2 घंटे 10 से 12 पढ़ते, फिर 12 से 2 घंटे लंच करते, फिर इंटर जाते तो 2 से 5 पढ़ते, फिर शाम को क्रिकेट विकेट खेल के घूमने घामने, और आपको पता ही है वहाँ पे शाम को निकल जाओ तो बस ऐसा। लेकिन उसमें वो ऐसा था जिसके स्कोर हमेशा SSC में बहुत शानदार रहे, और एक बार तो शायद कट ऑफ के बहुत क्लोज था उस टाइम। आई डोंट नो ओरिजिनल कट ऑफ कितनी गई थी, 422 के आसपास शायद गई थी, और वो 2-4 नंबर से रह गया था। एंड सडनली ही चेंज्ड हिज माइंड कि अब मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा, अब मैं लॉ करूँगा। तब तक मैंने भी लॉ में एडमिशन ले लिया था, फिर उसने भी लॉ में एडमिशन ले लिया। नाउ ही इज अ लॉयर। कैसे शेप ही बदल गया लाइफ का, दिमाग का। खैर चलिए कहाँ पहुँच गए थे, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्डाइज जहाँ पर किसी भी 2 सरफेस को ऐड करने पे 7 ना हो, 2 पड़ोसी को ऐड करने पे 7 ना हो, 2 अपोजिट को ऐड कर दीजिएगा 7 हो जाएगा। ये तो क्या लगता है, ये पूछेगा नहीं। तो हम अब किसको पढ़ने वाले हैं, हम अब पढ़ने वाले हैं जनरल डाइस को। और जनरल डाइस का बेसिक मतलब ये, एक ऐसे डाइस को पढ़ने वाले हैं जिसके किसी भी 3 डिफरेंट फेस पर कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा जिसमें या तो नंबर्स होंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिसको अपन ऐड ही नहीं कर पाएंगे। क्या सपोज कर लो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 4 5, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 5 6 1, ठीक है। और आगे कौन सा नंबर लिख दूँ, आगे लिख देता हूँ मैं 1 2 3, ये लो, कितना सिंपल। अच्छा अब इसको फाइंड कैसे करें, पता दिमाग में मैं यही सोच रहा था। अच्छा इसको फाइंड करने के लिए 3 डिफरेंट रूल्स होते हैं। 3 डिफरेंट रूल्स में पहला रूल क्या होता है, पहला रूल होता है जिसका बुक में अगर आप नाम देखोगे कोरामाइन लिखा होगा। दूसरा रूल होता है जिसका नाम आप बुक में देखोगे सेम टू लिखा होगा। और थर्ड रूल होगा जिसका नाम आप बुक में देखोगे क्या लिखा रहता है, एडजेसेंट। अब सुनो, टू बी वेरी फ्रैंक, इस तीनों रूल को अगर आपने समझ लिया तो इस दुनिया में डाइस का एक भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जिसको आप ना कर पाओ। कभी इससे कभी इससे कभी इससे और कभी तीनों से ही हो जाता है क्वेश्चन। मैं आपसे ये तो नहीं बोलूँगा कि आप नाम याद रखो, बट मैं आपसे ये जरूर बोलूँगा कि प्रोसेस याद रखिए, ठीक है। नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रीजनिंग में हमसे ये थोड़ा बोला जाता है कि क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव लिख के बताइए, ऐसा तो बोला नहीं जाता है हमसे। चलो अच्छा अब बात कर लेते हैं कोरामीन की। तो कोरामीन में बेसिकली हमसे क्या पूछा जाता है, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोरामीन में क्या होगा, अच्छा कोरामीन में ना किसी भी 2 डाइस में 2 डिफरेंट डाइस जो यहाँ पर गिवन है उसमें देयर शुड बी 1 कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखा है जिसे मैं चाहता हूँ आपको बताना कि नंबर्स की बात कर लें, अल्फ़ाबेट की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें। मैं आपको ऐसा पैटर्न बताने जा रहा हूँ जिसे एक बार में आप सारे का अपोजिट पूछ लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, इस दोनों डाइस में कितने कॉमन दिख रहे हैं? सर यहाँ पे 165, यहाँ पे 25 और सर 5 और 5 कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। चलिए अब करना क्या है कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया 5, फिर मैंने लिख लिया 6 और फिर मैंने लिख लिया 1। तो मैं चला कैसे, मैं इस वे में चला एंटी क्लॉकवाइज में। अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 में क्या चलेंगे 2 और 2 के बाद क्या चलेंगे 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 के बाद लिखा 2 और 2 के बाद लिख दिया 4। क्लियर है? तो मैंने पहला क्या ढूंढा, देयर शुड बी 1 कॉमन। और सेकेंड रूल अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा अब एक बार ध्यान से देखो, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप चेक करोगे तो आपका ये
1 और 4 डिफरेंट है, 6 और 2 डिफरेंट है, 5 5 2 बार आ गया। अच्छा ये 6 फेसेस होते हैं ना, 5 ही दिख रहा है, कौन सा जो नहीं आया, एक 3 मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो रिपीटेशन है उसमें से एक किसी को कैंसिल करके क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। अब ये जो 5 है वो 3 का अपोजिट, जो 6 है वो 2 का अपोजिट, और जो 1 है वो 4 का अपोजिट, सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कुछ समझ आया? इसको क्या बोला जाता है, कोरामाइन। कोरामाइन बेसिकली दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको किसी भी 2 डाइस में एक कॉमन ढूंढना है और दोनों में डायरेक्शन सेम रखना है। अगर राइट में चलेंगे तो राइट में, और लेफ्ट में चलेंगे तो लेफ्ट में, और जो जिसके सामने आ जाएगा वो सब एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। दैट इज योर कोरामाइन। डन? ओके। अब हम करेंगे किसको, तो अब हम करने वाले हैं रूल नंबर 2 या 3 को चेक। क्या रूल नंबर 2 और 3 से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है? लेट मी चेक आउट। चलो अब क्या करना है, सेम टू हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या नहीं, सेम टू वाला रूल यहाँ पर फिलहाल हम नहीं लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेम टू रूल लगाने के लिए बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? किसी भी 2 डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक स्पेसिफिक डाइस लिख देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक अलग यहाँ पर डाइस बना दिया और इसमें मैं आपके लिए कुछ नंबर पुट करूँगा, और वो नंबर पुट करते ही अपन डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। मैं इसमें लिख देता हूँ, कलर चेंज कर दो क्या, चेंज कर देते हैं। मैंने इसमें लिख दिया 1 और लिख दिया 3 और लिख देते हैं क्या, 6। ठीक है, चलिए अब ये रहा सेम टू में क्या करना है इसको ध्यान से देखिएगा। सेम टू क्या बोलता है? सेम टू आपसे बोलता है कि किसी भी 2 डाइस में, कितने में, किसी भी 2 डाइस में देयर शुड बी 2 कॉमन। कितने कॉमन होने चाहिए? देयर शुड बी 2 कॉमन। और मेरे बच्चे अगर 2 कॉमन एलिमेंट होगा इसका मतलब दोनों में जो रिमेनिंग पार्ट होगा, कौन सा, जो रिमेनिंग होगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ आई बात? चलिए अब मैंने लिखा भी है जानबूझ के। सपोज कर लो इन दोनों डाइस की बात कर लें, इसमें 1 2 3, इसमें 1 3 6। मैं पूछूं आपसे कि क्या बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर दिख तो रहा है। कौन कॉमन दिख रहा है? सर इसमें भी 1 और 3 है, और सर इसमें भी 1 और 3 है, दोनों में 1 और 3 1 और 3। तो बचा कौन सा? सर इसमें 2 बच गया, इसमें 6 बच गया। तो ये 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि 2 और 6 का अपोजिट, ये अपोजिट। इसका सिंपल मतलब ये कि किसी भी 2 डाइस में अगर 2 एलिमेंट कॉमन हो तो वो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसको अपोजिट बना देता है। इज इट क्लियर? आई होप बहुत क्लियर हो रहा होगा। कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, बहुत शांति से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें उतारी जा सके। तो आंसर हमारा करेक्ट है। अब बचा एक लास्ट, एडजेसेंट। कौन सा? एडजेसेंट। इसको भी इसी पर पढ़ लेते हैं। क्या होता है एडजेसेंट? एडजेसेंट को मैं आपको इधर बता दूंगा। मुझे एक बात बताइए, एडजेसेंट का बेसिकली मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये, आप जिस रूम में भी बैठे हैं, अगर मैं बात करूँ ऊपर की छत की, तो मुझे ये बताओ कि ये जो छत है ये कितने सरफेसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है? आप बोलोगे सर वो राइट वाले से भी कनेक्टेड है कॉर्नर पे, लेफ्ट वाले से भी कनेक्टेड है कॉर्नर पे, फ्रंट वाले से भी, बैक वाले से भी। लेकिन सर मैं जिस पे खड़ा हूँ ना उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कनेक्शन है बट इनडायरेक्ट। उस फ्लोर का इससे कनेक्टिविटी ये दीवार बना सकती है, वो बना सकती है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये कि डाइस के अंदर जो 6 फेसेस होता है ना, उसमें आप किसी भी एक फेस को चूज कर लीजिए, उसको 4 तरफ से कनेक्टिविटी मिलती है। 4 उसके नेबर्स होते हैं, 4 उसके पड़ोसी होते हैं, लेकिन 5वां जो होता है ना वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट होता है। वो ना तो ऐसा, ना तो ऐसा, ना तो ऐसा, ना तो ऐसा, कैसे भी कनेक्टेड नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने ये ग्रेनारो का माइक ख़रीदा है,
मैं इसके बॉक्स से एग्जाम्पल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पैसे नहीं देता ये मुझे, इनफैक्ट लिए मेरे से पैसे। चलिए जैसे मैं अगर इसकी बात कर लूँ तो इस वाले से ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड इधर, लेकिन क्या ये वाला कनेक्टेड है इससे डायरेक्ट? आप कहोगे सर नहीं, इसका मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। और अगर कनेक्टेड नहीं है इट मीन्स वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम करने वाले हैं कि जिसका भी आपसे अपोजिट पूछा जाता है उसके 4 पड़ोसी ढूंढ लीजिए, और अगर 4 पड़ोसी ढूंढ लिया तो 5वां अपोजिट। वो नहीं कहता दुश्मन निकाल लो दोस्त पता चल जाएगा, दोस्त निकाल लो दुश्मन पता चल जाएगा। ये समझ रहे हैं? अच्छा, एक दोस्त और दुश्मन पे एक बहुत शानदार मेरे को वो याद आ गया कि मैं वर्किंग था तब ग्वालियर ब्रांच में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर ब्रांच में वर्किंग था। फूलबाग चौराहा डीबी मॉल के पास महिंद्रा की शानदार ब्रांच थी, पहले पुरानी फिर नई बनी थी। वहाँ पे कुछ इस्टेब्लिश लोग थे पुराने जो जॉब कर रहे थे एंड आई एंटर्ड इन 2018। 6-7 साल हो गए उस बात को। ये ऊपर वाले की देन है और आप लोगों का प्यार है, लेकिन बच्चे पसंद करते थे मुझे। और पसंद क्या करते थे, मैं थोड़ी कनेक्टिविटी बना कर रखता था बच्चों से, डाउट सॉल्व करना, ये करना लगा रहता था 2-2 घंटे एक्स्ट्रा। सब टीचर चले जाते छुट्टी करके, अगर स्टाफ कोई भी एक रुका तो मैं रुका होता था बच्चों का डाउट सॉल्व करने के लिए। तो उसमें एक मेरे बहुत ही शानदार अच्छे दोस्त थे, इंग्लिश फैकल्टी थे। उनको पता नहीं क्या एक हिंदी में बोलूँ तो ईर्ष्या, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, वो होने लगा और वो चलने से लग गया। उन्होंने 2-3 लोगों को जाके बोला कि ये इतने दिनों में ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। लोग उनको जवाब भी देते। उसमें मेरे एक मैनेजर थे वहाँ के, बड़े अच्छे दोस्त भी थे वो। उन्होंने बोला भी कि वो काम भी तो करता है, बट ये बात वहाँ रुकी नहीं। उस इंग्लिश फैकल्टी का एक क्लोज फ्रेंड मेरे क्लोज हुआ और बहुत क्लोज हुआ। हम साथ में खाते बैठते पार्टी करते, एवरीथिंग चलता उस लाइफ में। और फिर वो होता है ना, कभी कभी आप पार्टी करते हो तो थोड़े मतलब डिफरेंट पार्टी चल जाती है तो आप अपनी चीज़ें अंदर की बतानी शुरू करते हो। तो मैंने कभी कुछ शेयर कर दिया होगा। वो मेरा जो सो कॉल्ड प्रॉक्सिमेट फ्रेंड था, जिसकी बहुत मदद की मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में, वो मदर को मदर बोलता था मैं, उसने मेरी वो छोटी छोटी बातें ऑफिस में जाके लोगों को बताना शुरू किया। और 1 साल के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि मतलब चीज़ें बदल सी गई, अच्छा रिलेशन नहीं रहा, रिश्ते ख़राब हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि आदमी को रिकॉग्नाइज़ करना, दोस्त को रिकॉग्नाइज़ करना, दुश्मन को रिकॉग्नाइज़ करना, ये ज़रूरी होता है। ये सच में ज़रूरी है, ये मुझे अब पता चला है। और मैं ये भी समझ आता कि कभी भी अपने लाइफ की सारी चीज़ें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप जिसको बता रहे हो अप फ्रंट होके आप बस ये कर रहे हो कि आप सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो उसे अपना समझ के कि चलो ये अभी दोस्त है हमारा तो यही सब कुछ, इससे कुछ भी बता दो। लेकिन आपकी बातों को वो अपने दिमाग में कैसे स्टोर करके रख रहा है, उसका किस टाइम पे आपके लिए यूज़ कर लेगा, इसकी गारंटी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे जो लड़के होते हैं ना कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। वो लड़की खूबसूरत दिख रही है, अरे भाभी ये तेरी मेरी उससे बात होती है, ये होता है वो होता है। मैं भी कुछ ज़माने में इस तरीके का था। आई एम सॉरी बट जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी किसी ज़माने में ऐसा था। और मेरे 2 बहुत प्रॉक्सिमेट फ्रेंड फैकल्टी थे, बहुत प्रॉक्सिमेट। इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन मैंने उनके साथ लिया था जिसका जवाब नहीं। तो कई बार मैंने उनको एक मतलब हद से ऊपर जाके चीज़ें बता दी। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या था, जो भी था, बट ऐसा था कि हाँ यार ये चलो ये बता देते हैं ऐसा, वो हाँ वो तो ऐसा बताया था। उन्होंने दिमाग में उस चीज़ को रखा और ख़तरनाक मिसयूज़ किया, मेरे अगेंस्ट खतरनाक मिसयूज़ किया, अलग लेवल का। और देन आई रियलाइज एंड गॉट टू नो कि नो, आप सच बोलो, करेक्ट बोलो, सारी चीज़ें ना बोलो, और एक्स्ट्रा बढ़ा के तो बिल्कुल भी ना बोलो। नहीं तो दुनिया बहुत तेज़ बैठी है,
वो आपसे पता नहीं क्या करा सकती है। आई डोंट नो कि मैं कल्प्रिट था उधर कि नहीं था, बट जो भी चीज़ें हुई अच्छी नहीं हुई है यार, छोड़ो आगे आते हैं। तो ये आपके 3 रूल थे। एक रूल था कोरामिन, एक रूल था सेम टू, एक था एडजेसेंट। कोरामिन में 1 कॉमन, डायरेक्शन सेम होने चाहिए। सेम टू में 2 कॉमन, जो रिमेनिंग है वो अपोजिट हो जाएगा। और एडजेसेंट में दुश्मन ढूंढ लीजिए, 4 पड़ोसी ढूंढ लीजिए, 4 नेबर ढूंढ लीजिए, एक अपोजिट अपने आप मिल जाता है। और ये आपका था डाइस का पूरा ही सेगमेंट। किसका? जो मैंने आपका यहाँ बताया था क्लोज डाइस का, जनरल और स्टैंडर्ड, इतना इजी है। अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ओपन डाइस की भी देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे सपोज कर लो कि अगर एक डाइस कुछ इस पैटर्न का रहा 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा मान लो, और मैंने इसमें ऐसा कुछ पुट कर दिया A B C D E एंड F। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी सा चीज़ है, आप तुरंत क्लियर कर लोगे, बहुत मुश्किल है। और आपसे पूछ लिया जाता हो, आपसे इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, चलो पहले इसको थोड़ा साइड कर दें, और एक ही क्वेश्चन में आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा, मेरे से बता दूंगा मैं, ठीक है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि बेटा ये बताओ, 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी का अपोजिट कौन होगा क्लोज करने पे, एफ का अपोजिट कौन होगा क्लोज करने पे, ऐसा। और दूसरा आपसे ये बोला जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा डाइस है जो क्लोज करने पे बनेगा। सपोज कर लो कि मैंने आपसे एक डाइस ये दे दिया, ठीक है, मैंने आपसे दूसरा डाइस ये दे दिया, और मैंने आपको तीसरा डाइस ये दे दिया। और अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ, ये जो क्लोज डाइस जो यहाँ मेंशन है, ये जो क्लोज डाइस यहाँ मेंशन है, उसमें से कौन सा बन सकता है, ई एफ और सी। देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि मुझे ये बताओ कि अगर इस ओपन डाइस को क्लोज किया जाए तो इसमें से कौन कौन बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, एक सिंपल सा ध्यान देखिएगा। आपने काउंटिंग वहाँ से शुरू करना है, इस डाइस के फेसेस से, जहाँ से अपन 3 तक पहुँच सके। जैसे 1 2 3 4, अब यहाँ चलोगे 1 2, तो फिर इस साइड तो नहीं, फिर यहाँ आना पड़ेगा 3 1 2, फिर इधर चलना पड़ेगा 3, मतलब काउंटिंग आपकी 3 तक जानी चाहिए। तो बोला क्या जाता है कि जो ओपन डाइस होता है ना, उसमें एवरी alternate faces is opposite to each other। इसका मतलब मैंने आपसे ये बोला कि ये B किसका अपोजिट होगा, D का, ये C किसका अपोजिट होगा, E का, ये F किसका अपोजिट होगा, A का। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था और कुछ खास नहीं, यानी कि ऑल्टरनेट। अब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर A दिख रहा है, A का अपोजिट कौन है, F। A का अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब आपको B दिख रहा है, B का अपोजिट क्या है, D दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आपको C दिख रहा है, C का अपोजिट कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये तो 100%। तो सिंपल सा क्या मतलब है कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अपोजिट सरफेस होगा तो सिंपल सी बात है, सेपरेट हो जाएगा, पार्ट अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, इसमें बात करें A का अपोजिट F है, नहीं दिख रहा है। B का अपोजिट D है, B और D एक साथ दिख गया, इसका मतलब ये डाइस तो 100% क्या है, गलत है। तीसरा अगर मैं इसकी बता दूं EFC, अगर इसकी मैं बात आपसे कर लूं, E का अपोजिट क्या है, C है, कोई दिक्कत नहीं है। F का अपोजिट क्या है, F का अपोजिट A है, कोई दिक्कत नहीं है। C का अपोजिट क्या है, ओ माय गुडनेस, C का अपोजिट E है, दिक्कत है। C का अपोजिट E है, दिक्कत है, ये नहीं दिख सकता, मतलब ये भी नहीं होगा। यही है आपका क्लोज्ड डाइस। और इस क्लोज्ड डाइस में कई सारे डिफरेंट कन्फिगरेशन, जेस्चर्स, फिगर्स आपको मिलेंगे। कई बार कैसा दे सकता है, कई बार ऐसा दे सकता है, आपसे ऐसा कन्फिगरेशन बना देगा। ये कन्फिगरेशन कितने हो गए, 5। आपसे ऐसा 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 कुछ बना देगा, अब आपसे बोलेगा इसको क्लोज करो, पता करो कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइस, ठीक है। और यही आपका डाइस चैप्टर था।
तो बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल, डाइस के प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन 2015 से लेके 2024 तक जितने भी एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कई क्वेश्चन मैं सीसेट का भी शामिल करूँगा, वो आपको लाके सॉल्व करा देना, और ये मैं कल करा के रहूँगा। ठीक है, सो टिल देन पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। डाउट्स कहीं भी समझने में, कुछ भी करने में आता हो उसको समझते रहिए, और हाँ, मैं अपने कई सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करता हूँ, सीक्रेट रखिए उसको और समझते रहिए। एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें मिलते रहती है। राइट, सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।